नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। नौकरी पेशा लोगों के लिए पेंशन का सहारा बड़ा सहारा होता है। एक उम्र के बाद हर किसी को पेंशन की चिंता सताने लगती है। हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पेंशन उसे मिले और अब इसी पहलू पर नए सिरे से जो पुरानी पेंशन योजना है उस पर बहस शुरू हो गई है। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया था, नेशनल पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग के बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने इसे चिंता की बात बताई है। उन्होंने कहा है कि इससे भविष्य के जो टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ पड़ेगा और इस वक्त भारत को राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि जाहिर सी बात है कि ये एक दबाव जो है उसे लेने से बचना चाहिए। दरअसल कुछ राज्य लगातार पुरानी पेंशन योजना बहाली पर काम कर रहे हैं, कुछ ने इसका ऐलान कर दिया है, कुछ ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं। और इसी जो चुनौती है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ईशू दयाल साहब, जो कि कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ साधु सिंह साहब हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कन्फेडरेशन ऑन एफिलेटेड टू बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ से, और देवेंद्र पंत साहब हैं चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया रेटिंग से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। सबसे पहले देवेंद्र पंत साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जो सबसे बड़ी मुश्किलात है जिसको लेकर इशारा किया है खासतौर पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और पुरानी पेंशन योजना को अगर व्यवहारिक रूप से लागू करने की बात करें, राज्य बहुत लगातार कई सारे राज्य काम कर रहे हैं, व्यवहारिक दिक्कत आपको क्या दिखती? देखिए, चिंता जो उन्होंने जताई है नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने, वो लाजमी है। क्योंकि एक तो ये है कि जिस हिसाब से सैलरी में इंक्रीज होता है और जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसका ये है कि आपका रिटायरमेंट के समय जो सैलरी है उसके बेस पे आपका पेंशन अमाउंट डिसाइड होता है। मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा कि कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, केवल इसमें कि नई और पुरानी पेंशन स्कीम है। अब जिस तरीके से हम लोगों की जो लॉन्जिटिविटी बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो उसके कारण क्या है कि आपका जो पेंशन है वो पीरियड वो काफी बढ़ रहा है। अब अगर हम देखें सिंपली कि किस तरीके से 2000 वर्ष 2003-4 से लेके और वर्ष 2020-21 के बीच में क्या हुआ कि 2003-4 में जो पेंशन थी वो कोई 47% थी हमारे सैलरी बिल के। तो पेंशन एक का खर्चा एक था और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी का खर्चा था, वो प्रोपोर्शन बढ़ के वर्ष 2019-20 में कोई तकरीबन 78% पहुंच गया। जिस हिसाब से हम लोगों की आयु बढ़ रही है, जिस हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, उस हिसाब से जो है आपका हम लोगों का पेंशन जो है वो काफी लंबे समय तक चलेगी बनिस्बत जो पिछले दो या 3 दशक पहले था। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, ये नहीं है कि मतलब पेंशन कम करने के लिए आदमियों की उम्र नहीं बढ़नी चाहिए, पर ये एक जो बोझ है और वो भी उस समय जिस समय हमारा राजकोषीय घाटा जो है वो 6.5% के करीब है। अगर आप देखें कि क्या कारण है, चाहे लिक्विडिटी मार्केट में इतनी ज्यादा थी, चाहे मॉनेटरी ईजिंग थी, पर हमारा जो रिस्क फ्री जिसको हम कहते हैं 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उस पे जो इंटरेस्ट रेट है, उस पे जिस रेट पे वो बोरो हो रही थे 10 ईयर बोरोइंग, वो उस रेट पे ज्यादा फर्क नहीं है, वो हमारा तकरीबन 6.25-6.5% के पास ही रहा। केवल इसी कारण कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है केंद्र सरकार राज्य सरकारों का मिला के, वो पूरे इकोनॉमी में जो सेविंग्स जनरेट हो रही है उसका एक बड़ा हिस्सा वो अपनी तरफ ले लेता है उसको फाइनेंस करने के लिए, और इस कारण जो है आपका इंटरेस्ट रेट में मार्केट में हमेशा प्रेशर बना रहता है। अब अगर इस तरीके से पेंशन में ग्रोथ आते रहे पेंशन पेमेंट में, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है, तो ये हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है 5 साल बाद ये स्थिति आए या 10 साल बाद स्थिति आए
कि हमारा जो पेंशन बिल है वो सैलरी बिल से अधिक से ज्यादा हो जाए। इस कारण ये जो न्यू पेंशन स्कीम जो लागू की गई थी 1 अप्रैल 2004 से, वो केवल इसीलिए लागू की गई थी कि कुछ पैसा जो है वो आपका कर्मचारियों का कटेगा, कुछ सरकार देगी और उसको फंड मैनेजर मार्केट में इन्वेस्ट करके मार्केट के रिटर्न के हिसाब से, हो सकता है मार्केट का रिटर्न 8% हो सकता है मार्केट का रिटर्न 10% हो, या हो सकता है मार्केट का रिटर्न 4% हो। ये निर्भर करता है जो फंड मैनेजर है वो कितना काबिल है, वो फंड मैनेजर किस तरीके से उस फंड को इन्वेस्ट करता है। तो मेरे हिसाब से ये जो है, ये एक नटशेल आप कह सकते हैं नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम, और उसका जो है सरकार के डेफिसिट पे, घाटे पे क्या असर पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बेहतर तरीके से आसान भाषा में आपने समझाया कि आखिर क्या व्यवहारिक समस्याएँ हैं इसको लेके। साधु सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपकी क्या राय है, जिस तरह से एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं और इसके साथ ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भी चिंता जताई है, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, 2004 से जो है, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, तो हमारे कर्मचारियों का अंतिम वेतन होता था, अंतिम वेतन का 50% उसको पेंशन के रूप में मिलता था। जनवरी 2004 में जो है एनपीएस व्यवस्था लागू की गई और उस समय कर्मचारियों को और उनके प्रतिनिधियों को सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि इस पेंशन स्कीम में, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है, सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अंतर्गत जो हमें पेंशन मिलती है, उससे जो है कम नहीं होगी। अर्थात हमारा जो पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में वेतनमान का जो 50% था, लगभग उसके बराबर होगी। लेकिन इधर के वर्षों में तमाम कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, उनकी पेंशन जो है 1100 रुपए से लेकर के 3200 रुपए तक है। अब 1100 रुपया या 3200 रुपया पेंशन अगर किसी कर्मचारी को वृद्धावस्था में मिलेगी तो कैसे उसका गुजारा हो सकता है? आज के महंगाई के दौर में जो है 1100 रुपया या 3200 रुपया या 1100 के बीच में कोई 1800 रुपया पेंशन पाता है, तो उस कर्मचारी का कैसे गुजारा हो सकता है? इसीलिए जो है भारतीय मजदूर संघ ने शुरू से जो है इस नई पेंशन स्कीम का विरोध किया, कुछ चीजों को लेकर के, और इस सरकार के सामने भारतीय मजदूर संघ इस मुद्दे को लेकर के भी गया कि नई पेंशन स्कीम में आपने जो है, जो हमें ग्रेच्युटी मिलती थी, ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी समाप्त कर रखी थी। अगर किसी कर्मचारी की अर्ली डेथ हो जाती, उसको जो है फैमिली पेंशन का जो है व्यवस्था नहीं थी। इन तमाम चीजों को लेकर के भारत सरकार के पास गए और उसमें से जो है ग्रेच्युटी की जो व्यवस्था हुई, निश्चित रूप से सरकार का जो है स्वागत योग्य कदम था। लेकिन हम बार बार भारत सरकार से कहते आ रहे हैं कि जो नई पेंशन स्कीम है, या तो इसमें आप जो है पेंशन की गारंटी दो, और गारंटी कितनी होनी चाहिए? जो कर्मचारी का अंतिम वेतन है उसका 50% उसको पेंशन के रूप में मिलना चाहिए और उसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे कि आज जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में हमें समय समय पर जो महंगाई भत्ता बढ़ता है, वो महंगाई भत्ते का भुगतान होता है। अब यहाँ पर एक बात जो कही जा रही है कि हमारा जो पेंशन का जो पेमेंट है वो वेतन पाने वाले कर्मचारियों से कुछ दिनों में ज्यादा हो जाएगा। इन तमाम चीजों के ऊपर जो है चर्चाएं समय समय पर होती रहती है। दूसरा, ये जो कहा जा रहा है नीति आयोग के द्वारा कि ये जो है टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स पेयर के पैसे से का जो है इस तरह से दुरुपयोग जो है कर्मचारियों को पेंशन दे करके नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि भारत सरकार आज तमाम उद्योगपतियों के ऋण माफ करती है, उनके ब्याज माफ करती है, तो उस समय जो है क्या टैक्स पेयर का पैसा नहीं होता है? टैक्स पेयर का पैसा तो उस समय
भी उसका भी दुरुपयोग होता है। साधु सिंह साहब, वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन जो भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा है वो बहुत से तकनीकी पहलू को लेकर कहा है। उन्होंने ये कहा है कि भविष्य के जो टैक्स पेयर्स हैं कहीं उन पर आज का जो बोझ है वो न बढ़ जाए, और शायद हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहले भी जब व्यवस्था लागू हुई थी तो इस तरह का दबाव देखा गया था और ये प्रैक्टिकल नहीं था, शायद इसी वजह से नई पेंशन व्यवस्था को आगे लाया गया। डॉक्टर ईशू अतायल, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आम कर्मचारी के हक से समझना चाहूँगा जो बेसिक फ़र्क है ओपीएस और एनपीएस में, वो क्या है, और आपको क्या लगता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो कितनी प्रैक्टिकल है, या वाकई उसमें अब जब उसको तमाम राज्य जो हैं वो अपने स्तर पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ बड़े बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी? धन्यवाद ईटी स्वदेश का मुझे आमंत्रित करने के लिए, और ये काफी अच्छा टॉपिक है और मेरे से पहले वक्ता ने काफी इसकी जानकारी दी कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है। तो अगर हम इसको बहुत क्रक्स में समझें तो ये हम समझ सकते हैं कि ओपीएस जो है वो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है और जो एनपीएस है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। अब मेरे पहले प्रवक्ता ने बताया था कि इसमें जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एक पर्टिकुलर अमाउंट इसमें डालते हैं और इसके जो रिटर्न है वो मार्केट के आधार पर निर्भर होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी कि ये 2004 से सेंट्रल जो कर्मचारी है उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन कई राज्य अभी भी इसको लागू नहीं करे और ओपीएस पे जा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम पे। अब जो मुद्दे की बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से जो नीति आयोग के सीईओ ने जो बोला है उसका टैक्स बर्डन जो आता है उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। पंजाब गवर्नमेंट का जो 22-23 का जो प्रोजेक्टेड आंकड़ा है जो पेंशन पे खर्च होने वाला है वो 15,000 करोड़ के लगभग है, और उनका जो रेवेन्यू, जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो 45,000 करोड़ के करीबन है। अगर इसमें इंटरेस्ट और सैलरी जोड़ दें तो 66,000 करोड़ हो जाता है, जबकि रेवेन्यू जो आ रहा है वो 45,000 करोड़ आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि -46% पे हम हैं अगर अभी की स्थिति देखें। इसी तरह से अगर गुजरात गवर्नमेंट का पेंशन का आउटफ्लो देखें तो लगभग 17,000 करोड़ है और उनका जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो 1,15,000 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं, और सैलरी और इंटरेस्ट काउंट करके अगर 32,000 करोड़ का राज्य सरकार का आउटफ्लो है तो कितना भार ऑलरेडी है सरकार पे जो पेंशन जो लेते हैं उनको देने का, और ये अल्टीमेटली आना तो पैसा टैक्स से ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एनपीएस में मेरे पुराने वक्ता मिस कर गए कि एनपीएस का जो पैसा जाता है वो कर्मचारी पे निर्भर करता है कि वो कैपिटल मार्केट में डाल सकता है। 75% तक वो कैपिटल मार्केट में पैसा डाल सकता है। कैपिटल मार्केट का जो रिटर्न है वो ऑब्वियसली जो फिक्स रेट ऑफ इनकम है, जो हम जो पहले की तरीके से जो पीपीएफ में या ईपीएफ में निवेश करते थे 8 से 8.5% आता था, और यही अगर पैसा कैपिटल मार्केट में जाता है तो कैपिटल मार्केट का जो रिटर्न लॉन्ग टर्म में आता है, 20-30 साल का जो रिटर्न देखेंगे आप, 30 साल का सेंसेक्स का जो रिटर्न है सीएजीआर जिसको हम कहते हैं वो 16.77% है। तो अगर एनपीएस का हम इक्विटी का रिटर्न देखें तो वो 12.5% आता है। तो लॉन्ग टर्म में जो एनपीएस में पैसा डाल के जो इक्विटी मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है और जो ग्रोथ ली जा सकती है वो फिक्स एसेट अंडरलाइन से नहीं ली जा सकती। तो एनपीएस का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यही है कि ये इक्विटी मार्केट में डालता है, और ये मतलब कंपलसरी नहीं है। एम्प्लॉय अपनी इच्छा के अनुरूप अपना एसेट एलोकेशन चेंज कर सकता है। वो चाहता है कि मार्केट अगर हाई पर है तो वो हाई पैसा वहां से निकाल के डेट मार्केट में डाल दे। डेट मार्केट में वही आपको 8 से 9% का रिटर्न आएगा, और आपको लगता है कि मार्केट आगे तेज होने वाला है तो आप अपना एलोकेशन चेंज करके वापस इक्विटी में आ सकते हैं। और किसी को लगता है कि मुझे खुद से एलोकेशन नहीं करना तो ऑटो एलोकेशन का भी इसमें ऑप्शन है। तो ऑटो एलोकेशन आपकी एज के अकॉर्डिंग इक्विटी में एक्सपोजर तय करता रहता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो इक्विटी में आपका एक्सपोजर कम करता है। दूसरी चीज, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी और जो न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम में एक टैक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। टैक्सेशन बेनिफिट 80 CCD के अंदर
जो पुरानी पेंशन स्कीम में कोई प्रावधान नहीं था, तो आप मान लीजिए 50,000 का एडिशनल 80C के ऊपर जो 1.5 लाख है उसके ऊपर 50,000 और ले सकते हैं बेनिफिट। और जो आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है वो 60% मिलता है जब आप 60 साल के होते हैं, जब रिटायर होते हैं, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, और बाकी 40% की एन्युटी बन जाती है। तो अगर एनपीएस को अच्छे नजरिए से देखा जाए बिना राजनीति किए हुए, तो हम पाएंगे कि एनपीएस इक्विटी में डालता है और इक्विटी का रिटर्न कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म में आपको फिक्स एसेट अंडरलाइन से ज्यादा ही मिलेगा। ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया 30 साल का CAGR जो सेंसेक्स का है वो 16.77% है, और इसके अगेंस्ट में अगर आप ईपीएफ का देखेंगे तो लगभग 8.5 से 9% का आ जाता है। तो अगर हम 75% का एक्सपोजर एनपीएस में ले सकते हैं और अपना रिटर्न मैक्सिमाइज कर सकते हैं इक्विटी के थ्रू अच्छे फंड मैनेजर के द्वारा, 7-8 फंड मैनेजर हैं जो आपका फंड मैनेज करते हैं, और आपके पास पूर्ण अथॉरिटी कि आप कौन सा फंड मैनेजर चूज करना चाहते हैं। तो आपके पास अथॉरिटी कि आप फंड मैनेजर चूज करिए, आपके पास अथॉरिटी आप कितना एसेट एलोकेशन करने चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑटो एलोकेशन भी कर सकते हैं। ऑटो एलोकेशन में भी 3 पहलू हैं इसके, आपका एक होगा कंजर्वेटिव, एक होगा मॉडरेट, एक होगा एग्रेसिव। तो काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको एनपीएस में मिल जाएंगे और इक्विटी का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो अगर मैं ये इस बात से समझूं कि ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, जरूर है, लेकिन इसका जो रिटर्न आना है अगर लॉन्ग टर्म में 20-30 साल का देखेंगे तो कंपैरेटिवली वो ओल्ड पेंशन स्कीम से अगर जो डेट मार्केट में डालती है उससे ज्यादा ही आना है। बस ये विषय का मुद्दा जो है, मुद्दा विषय का वो यही रहेगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी का कुछ भी कटता नहीं था और इसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है। तो ये मुद्दे पे टैक्सेशन बेनिफिट हम देख सकते हैं कि सरकार पे कितना टैक्स का दबाव पड़ता है। ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया कि आखिर क्या बेसिक का फर्क है और जो न्यू पेंशन स्कीम है वो किस तरह से काम करती है, ओल्ड पेंशन स्कीम है वो किस तरह से काम करती है। देवेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या वो मुश्किलात थी जिसकी वजह से जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको रोकना पड़ा, और सबसे बड़ा जो बात कही जाती है कि जो फिस्कल डेफिसिट है या जीडीपी पर जिस तरह का प्रेशर है, ये इन चीज़ों को ज़रा आसान भाषा में समझना चाहेंगे। देखिए, अभी अगर हम इस साल का जो 2022-23 का केंद्र सरकार का बजट है उसको देखें तो उसमें पेंशन के लिए प्रावधान है, वो है आपका 2,07,000 करोड़। सैलरी जिसमें पे, ट्रैवल और अलाउंसेस जब हैं सब मिला के उसके लिए प्रावधान है 4,22,000 करोड़। अब अगर हम उसको देखें कि वो जो है आपका जो पेंशन है, पेंशन तकरीबन जो जीडीपी है उसका 80 बेसिस पॉइंट है, मतलब 0.8% के करीब है। अगर हम इसको देखें कि और पूरा हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो है हमारा तकरीबन 6.4%। तो तकरीबन हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसका 12% जो है हमारी पेंशन लायबिलिटी है। अब ये कहने का, जब मैं कहता हूं कि 12% पेंशन लायबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि पेंशन लायबिलिटी हमारी जीरो कर रहे, परंतु जैसा पहले वाले कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स ने बताया कि आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर इसमें थोड़ा सा जो समस्या वो ये है कि जो आम कर्मचारी है उसके लिए ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं लगता कितने भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के कर्मचारी डे टू डे बेसिस पे इस चीज को मॉनिटरिंग कर पाते हैं। क्या उन्हें ये सब की पूरी जानकारी है या नहीं है? कुछ चीजें असलियत जो है, क्योंकि हमने 2 पहलू देखे। बीएमएस के सेक्रेटरी जनरल साहब ने बताया कि 1100 से 3600 रुपए पेंशन मिलती है, और कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स ने बताया कि हमारा सेंसेक्स का CAGR जो है वो आपका कोई 16% या 18% है 30 साल। असलियत कुछ दोनों के बीच में कहीं रहेगी। अब उसको किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं? रही बात फिस्कल डेफिसिट पे कोई भी एक्सपेंडिचर, बट उस एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं कि वो वेस्टफुल है, परंतु क्या होता है कि अगर हम देखें, एक चीज हम बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर, जिसको सरकार कभी
एक शॉर्ट टर्म में या 3 या 5 साल के पीरियड में कंट्रोल नहीं कर सकती, वो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि पुरानी जो देनदारियां हैं उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको सैलरी देनी है एम्प्लॉय को, आपको पेंशन पेमेंट करनी ही करनी है। अगर हम तीनों चीजों को देखें तो ये जो है तीन कमिटेड एक्सपेंडिचर भी अगर हम देख लें तो ये हमारा, जैसे साहब ने उदाहरण दिया था पंजाब का, ये केंद्र सरकार का जो रिवेन्यू है उसका तकरीबन 87% ये 3 चीजें हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी और पेंशन। अब जब तक और ये ऐसे 3 चीजें ऐसी हैं जिसको हम एक शॉर्ट टर्म में 3 साल 5 साल के पीरियड में कम नहीं कर सकते, और जब तक ये चीज कंट्रोल में नहीं आती, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट पे प्रेशर है वो हमेशा बना रहेगा। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर जो है, या कमिटेड लायबिलिटी कह लीजिए एक तरीके से, क्योंकि हमने देना ही देना है, सरकार ने ये पेमेंट करनी ही करनी है, तो इसलिए ये सारे मुद्दे में कि भाई न्यू पेंशन, अब इस समय क्या होता है कि आप किस तरीके से, क्या आप तीनों में से कहीं कटौती कर सकते हैं? आप कटौती नहीं कर सकते। क्या हम इसको किसी तरह, इसकी जो ग्रोथ है, जो वृद्धि दर है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, हम इसकी वृद्धि दर को कंट्रोल कर सकते हैं। कि क्या हम किस तरीके से करें कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो, हमें आगे बोरोइंग कम करना पड़े, तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में इतना नहीं बढ़ेगा, तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट पे थोड़ा सा असर आएगा। अगर हमारा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा, इन्फ्लेशन की रेट जो है वो कंट्रोल में है, तो जैसे साधु सिंह साहब जी ने बताया था कि पहले डीए के बेस पे आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स होता था, उससे सैलरी बढ़ती है, उससे पेंशन बढ़ती है। अगर हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो उस चीज की ग्रोथ हमारा कम होगा। तो इन सब चीजों के हिसाब से देखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वर्षों में ये स्थिति हो सकती है कि हमारा ये 3 जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, ये शायद पूरा का पूरा जो हमारा रेवेन्यू है, पूरा का पूरा जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, वो केवल इन 3 मदों में ही खर्च हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बात आपने कही, और जाहिर सी बात है कि कई बार चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी पर जो है वो बात कम होती है, और इस चर्चा का उद्देश्य यही था कि हम हर पहलू को समझने की कोशिश करें। साधु सिंह साहब, कर्मचारियों की बेहतरी और उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था हो, ये सभी चाहते हैं, और दोनों ही अगर हम बात करें एनपीएस और ओपीएस की, तो उनकी अपनी कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ अपनी अड़चनें हैं, कुछ दबाव हैं। ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता, या आप लोग भी जब जाते होंगे अपनी बात रखने, तो किस तरह के सुझाव खास तौर पे आप रखते हैं? देखिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको कि मार्केट की पूरी जानकारी है, ये मार्केट बेस्ड पेंशन है, और वास्तविक रूप से कर्मचारियों को जो है बिल्कुल जो है मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होती, कब जो है मार्केट ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। इसलिए कर्मचारी हमेशा जो है मार्केट बेस्ड पेंशन होने के कारण जो है इसमें कर्मचारी को एक घबराहट रहती है कि हमारे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, या हमारी कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है। तो आज तो चलो फैमिली पेंशन हो गई, लेकिन जब फैमिली पेंशन नहीं थी तब ये चिंता का विषय निश्चित रूप से था। तो आज जो है कर्मचारी तो सिर्फ इतना ही चाहता है कि हमें जो आज पेंशन मिल रही है, जैसा सरकार ने 2004 में हमारे जो कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं उनको ये आश्वस्त किया था कि जो आज आपको पेंशन मिल रही है, इससे एनपीएस में कम नहीं मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो लेकिन जिस तरह से लोगों का रिटायरमेंट हुआ, अब ये 30 साल की का तो अभी 30 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन जिन्होंने 11 साल 12 साल 15 साल में जो लोग रिटायर हुए, उनका जो जिस तरह से पेंशन मिली, अगर किसी कर्मचारी को इस बीच अगर कोई रिटायर होता है तो ओल्ड पेंशन स्कीम में उसको कम से कम मिनिमम उसके वेतन का 50% यानी 9,000 रुपए से कम किसी को भी पेंशन नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर जो है एक टीचर या जो है ज्यादा पे स्केल पाने वाला, जो लोएस्ट पे स्केल में हम 9,000 बता रहे हैं, जो उससे ज्यादा पे स्केल पाने वाले हैं, उनको भी जो है 3200-3300 रुपए से ज्यादा पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसको हम सरकार से जो है यही निवेदन करते हैं। वाकई समय कम है, मुझे रोकना पड़ेगा, माफी चाहूंगा।
जी जी। और जाहिर सी बात है, इस चर्चा का उद्देश्य यही था कि हम उन सभी पहलुओं को छुएं जिसके ज़रिए ये हम समझ पाएं कि आखिर जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको लेकर जो बहस शुरू हुई है, आखिर वो उसके आधार क्या हैं, और जो नई पेंशन व्यवस्था है उसकी अपनी क्या मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी मुश्किल है नई पेंशन व्यवस्था की जो मार्केट की टेक्निकलिटीज़ है, जो आम कर्मचारी उसके लिए बहुत मुश्किल है उसे ट्रैक कर पाना और उसके हिसाब से अपने निवेश को तय कर पाना, ये सारी चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से जैसा देवेंद्र सर ने कहा और तमाम एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इसके बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां दोनों ही लक्ष्य हासिल हो पाएँ और कर्मचारियों के बेहतर जो पेंशन व्यवस्था है वो उसका एक स्ट्रक्चर निर्माण हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप सभी मेहमानों का, देवेंद्र सर, इसके साथ ही ईशू भाई आपका भी, और इसके साथ ही हमारे साथ साधु सिंह साहब जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत बेहतर तरीके से तमाम बातें रखी और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल स्वदेश विशेष में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।